कैसे हो दोस्तों। आप सभी का ज्योग्राफी का पीवाईक्यू होने वाला है जिसमें आईटीपी की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम कुमार आपका फ्रीस्टाइल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, व्यस्त रहिए और क्वेश्चन की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते रहिए। आइए देखते हैं ज्योग्राफी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा 2025 के इस क्वेश्चन के बातों को हम करेंगे। 2025 के क्वेश्चन टैकल करते फिर देखते कि कैसा क्या क्वेश्चन आया हुआ है। इस में आप देखेंगे कि हमारा जो गुरु बैच 2.0 है, इस बैच को आप बाई करिए और हमारे पास में कई सारे बैच आपके लिए अवेलेबल कराए गए जो कि एक नॉर्मल फीस में छोटा सा मात्र 2450 रुपए, जितना तो आप महीने में उड़ा देते हो नॉर्मली खेलने कूदने में ही। ठीक, जिसमें आपको बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड और इसके बाद डोमेन नॉन डोमेन जी, फिर इसके अलावा जीटी टीए और ये सारी चीजें आपको सारी चीजें अलग अलग प्राइजेस पे दी जाती है। जिसमें आप सभी देखोगे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ई बुक, गाइडेंस 1 बाय 1। जिसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूं कि टेस्ट सीरीज जो होता है किसी बच्चे का एक बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है और एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा हथियार उसका टेस्ट सीरीज है पूरी एग्जाम को कंट्रोल करने के लिए। फिर अगर बात किया जाए कि हमारे अगर आप किसी प्रकार की कोई सुविधाएं आपको चाहिए या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या है उसका सुविधा चाहिए तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा है 7309733765 और हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने भैया जहां से फ्री फायर वगैरह आप डाउनलोड करके खेल रहे हो उसको बंद करके अब हमारा क्लास डाउनलोड कर लो। कहां से? प्ले स्टोर से, प्रिस्टाइन क्लासेस। आइए देखते हैं कि हमारा क्या है। अगर हम बात करें कि इस पूरे 2026 में जो पेपर आने वाला है उसमें क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो 28 होगी ज्योग्राफी के पेपर में, जिसमें से आपको करना है 25 क्वेश्चन, जिसमें आपको हर सही क्वेश्चन करने पे 4 नंबर और एक छोटी सी मिस्टेक, बाबू एक छोटा सा थ्योरी छूट गया तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। इसलिए सभी चीजों पे ध्यान दीजिएगा और इस माइनस मार्किंग को भी ध्यान में रखकर क्वेश्चनों को करिएगा और ध्यान से क्लास करिएगा। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया डैश 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 स्टेटेड दैट ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। बोल रहा है कि ह्यूमन जियोग्राफी में बोल रहा है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में जो संबंधों का, परिवर्तनों का जो संबंध का अध्ययन है वो किसने इसके बारे में बताया था। तो इसके बारे में आप देखते हो तो किसके बारे में किसने बताया था भैया? सेपल ने बताया था। ठीक, सेपल ने इसके बारे में बताया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको क्लास लेते टाइम में भी बताया था कि जब मैं एप्लीकेशन पे क्लास ले रहा था उसमें आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि पीवाईक्यू में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जिसमें अगर 3 लोगों की और मैं बात करूंगा कि कौन कौन है, जैसे कि मानव भूगोल की परिभाषाओं में अगर बात किया जाए जिसमें बोलता है कि पहला मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन कौन किया है? ये रेस्टेल ने बताया था। ठीक है, ये संश्लेषण पे जोर दिया, किस पे जोर दिया? संश्लेषण पे। फिर बोल रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने बताया? सेपेल ने बताया। कौन? एलन सी सेपेल। फिर सेपेल की परिभाषा में किसमें? संबंधों के गत्यात्मक मुख्य शब्द है। ठीक है, संबंधों का गत्यात्मकता मतलब कि ये जो अस्थिर ये चीजें आगे हमेशा चलती रहेंगी उसके बारे में बात कर रहा है। फिर बोलता है दूसरे एक व्यक्ति है जिसका नाम है कि पाल विडाल ला ब्लास ने बोला है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न संकल्पना, इसके बारे में बता रहा है। तो ये किसने बताया? पाल विडाल डी ला ब्लास ने, जिसने बोला है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों का एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। जिसमें हमने बताया था कि आपको क्लास के टाइम में एक इमेज बनाया था, उस इमेज में आपको एक एग्जांपल दिया था कि ह्यूमन का जो आई है उसको हम आई स्टॉर्म के तूफान की चीजों को दिखा दिए, हृदय वाले जो ये सारी चीज को हमने सड़कों से दिखा दिया, हमारे रक्त वाहिका है इसको हमने अलग अलग चीजों को हमने अलग अलग चीजों से डिनोट किया था। तो वो सारी चीज मानव के विभिन्न अंगों के द्वारा उसके विभिन्न विभिन्न चीजों को दिखाया जाता है। तो ये बात कौन करता है? डी ला ब्लास ने बोला था। जिसमें आपको ये पिछला क्वेश्चन ये आपको देखने को मिला था, जिसमें मानव भूगोल के अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में संबंधों के परिवर्तनों के बारे में बताया था, जहां पे चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे बात करेंगे हम, डैश 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 इज द 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हु इज द 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? द थर्ड ऑप्शन इज इंडोनेशिया। Indonesia is the 4th largest populated country in the world.
According to data 2023, the India is the most populated country in the world, then China, then USA, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh, Russia, Mexico, Ethiopia and जापान। 10th कंट्री कौन है? जापान के बारे में बात करेंगे। जापान 10वां है। उसके अलावा ये सभी जो है ये 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग है। इसको लाया कौन है? तो इसको अगर बात किया जाए यूएन पॉपुलेशन डिवीजन के द्वारा इस डाटा को सोर्स में ये लिया गया है। ठीक, तो जिसमें हमें याद करने के लिए स्टार्टिंग के 5 को याद करोगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग के 2 जो है आपस में हमेशा एक दूसरे को भाई बदलते रहेंगे। कभी हो सकता है कि चाइना हमसे आगे निकल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी हमें बहुत कम दिखती है। जहां पे ऐसे इंडिया 2023 में सबसे ज्यादा हो गया, जहां पे कि 1428 करोड़ के आसपास हमारी क्या चली गई है, मिलियन में हमारा एक पॉपुलेशन चला गया है। फिर बात किया जाए द चेंजिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी फ्रॉम 4 लाख टू 5 लाख ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। बोल रहे कि एक समय अवधि में एक शहर की जनसंख्या 4 लाख से 5 लाख में परिवर्तन हो गई थी, वो परिवर्तित हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि कोई आपका कंट्री, आपका गांव है, आपका विलेज है, वहां पर अचानक से एक समय के बाद वहां की जनसंख्या बढ़ जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे? मानव का विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या जनसंख्या बढ़ने से ह्यूमन डेवलपमेंट का कुछ लेना देना है क्या? क्या जनसंख्या बढ़ने से वहां पे मनुष्यों का विकास होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट डिनोटेड टू व्हाट? एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ, इसकी बात करता है। फिर बोल रहा है कि अर्बन डेवलपमेंट, नगरीय विकास। क्या मानोगे बढ़ने से वहां पे नगरीय विकास हो जाएगा? ये किसके लिए होगा? जहां पे आपको इकोनॉमिकल चीजें देखने को मिलेगी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी, फिर इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि एक बेहतर सड़क सुविधा आपको देखने को मिलेगा, रोड मैप वगैरह। ठीक, ये सारी चीज नगरीय विकास की बात करता है। डेवलपमेंट की बात करता है तो ये डेवलपमेंट विकास की जो बातें करता है, ये ओवरऑल दी दोनों की बातें कर रहा है, जहां पे ह्यूमन की बातें करेगा, एनवायरमेंट वगैरह दोनों की बातें करेगा, जहां पे ये विकास की बातें करता है। लेकिन अगर बोल रहा है कि एक समय में 4 लाख से 5 लाख हो जा रहा है, तो वहां पे बस एक ही चीज होगा, वो होगा जनसंख्या की वृद्धि, ग्रोथ। ठीक भैया, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 ही एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक भैया, ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। बोल रहा है इसमें से कौन सा गहन जीवन निर्वाह कृषि का पार्ट नहीं है। गहन जीवन कृषि होता क्या? जहां पर एक छोटा परिवार होता है, छोटा परिवार अपने उत्पादन के लिए बस कृषि कर रहा है कि अपने को खाने के लिए हो जाए, उसका परिवार उसमें इन्वॉल्व हो, ये सारी चीजें। जहां पे बोल रहा है कि लैंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल, भू जोत का आकार बहुत छोटा होगा, बात सही ये होगा। फिर बोल रहा है देयर इज लो इल्ड पर एकड़ बट हाई इल्ड पर पर्सन, प्रति एकड़ उपज निम्न होगी किंतु प्रति व्यक्ति उपज उच्च होगी, इसकी बातें भी करेगा। बोल रहे फार्मर्स वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर, किसान पारिवारिक श्रमों के सहायता से कार्य करेगा, ये भी बात सही है। फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी का उर्वरकता को बनाए रखने के लिए खेत में निर्मित खाद का प्रयोग किया जाता है। गहन निर्माण के लिए बात करेगा तो इसमें कौन नहीं है, तो इसी की बात करेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे आपका गलत हो जाएगा। क्लियर भैया? जहां पे बोलेगा आपको कि एक भूभाग जो होगा, छोटा सा भूभाग होगा, उसमें किसान अपने परिवार के साथ क्या करेगा? काम करेगा। इसके अलावा अगर बात किया जाएगा देयर इज लो एल्ड पर एकड़ बट हाईली एल्ड पर पर्सन, प्रति एकड़ उपज निम्न होगी किंतु प्रति व्यक्ति उपज उच्च होगी। मतलब कहने का था कि भैया ये यही वाला ऑप्शन गलत होगा, सॉरी ये वाला मैंने आपको लगा दिया था। ये उपज को बढ़ाने के लिए भाई मिट्टी में उर्वरकता बनाए रखने के लिए खाद का प्रयोग तो करेंगे। यहां पर बोल रहा है कि प्रति एकड़, पहले तो बोला गया कि एक भूजोत जो होगा छोटा होगा, प्रति एकड़ उपज निम्न है, मतलब लेकिन बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति उपज उच्च होगी। एक छोटे किसान के पास छोटा भूभाग है तो उस पर एकड़ कहां से आ जाएगा? ठीक भैया, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बी वाला। और यही वाला पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो ये बी वाला ही ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि 2 वाला ऑप्शन नहीं होगा। यही इसमें कहने का ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। फिर बोलता है द सिलिकॉन वैली एंड द सिलिकॉन फॉरेस्ट आर एग्जांपल ऑफ, बोल रहा है सिलिकॉन घाटी एंड सिलिकॉन वन फॉरेस्ट किसके उदाहरण है?
तो ये किसके उदाहरण हो सकते हैं? टेक्नोपॉलिसीज के, मेगापॉलिसीज के, मिनी पॉलिसीज के और मेगा सिटी के, ये उदाहरण प्रौद्योगिकी ध्रुव के। यहां पे किसी को भी आप वन और इससे मत ऐड कर लेना भैया, ये प्रौद्योगिकी ध्रुव की बातें करता है, जहां पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड की बातें ये करता है। फिर बोल रहा है डैश 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 एक्टिविटी इन्वॉल्व द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्रियाकलाप में जानकारी का संग्रहण, उत्पादन तथा प्रकीर्णन सम्मिलित है। तो किसमें होगा? टर्सरी में क्या होता है? टर्सरी एक सर्विस सेक्टर है। क्या ये सर्विस सेक्टर है? सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा का क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र जिसमें डॉक्टर वगैरह होते हैं, इंजीनियर वगैरह होते हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, मनुष्य वगैरह, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? तो ये टर्सरी सेक्टर के आती है। फिर इसके बाद बोला चतुर्थ, चतुर्थ के अंतर्गत में आपका ये आएगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। ठीक भैया, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी। ठीक, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? तीसरे के अंतर्गत। फिर ये बोला आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि बाहर से लोगों को ला करके काम कराया जाता है। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा भैया क्वार्टरनी के अंतर्गत में, इसके अंतर्गत में प्रशासनिक सेवा वगैरह पंचम के अंतर्गत में आते हैं। ठीक, ये सारी चीजें। इसके अलावा आप जान सकते हो कि जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी, प्राइमरी के अंतर्गत में आता है कि आपका जो कृषि चीजें होती है, जिसको एग्रोफील्ड बोलते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा आपको देखने को क्या मिलेगा? माइनिंग, फार्मिंग, डेयरी वगैरह, ये सारी चीजें। फिर अगर बात किया जाए सेकेंडरी के अंतर्गत में, इसमें होता प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत में आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंतर्गत में। फिर बोल रहा है द कैनाल कनेक्ट द अटलांटिक ओशियन टू पैसिफिक ओशियन, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द इथेमस, आइडेंटिफाई द कैनाल। बोल रहे एक नहर है जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसका निर्माण एक जल डमरू के मध्य में किया गया, जो आर पार किया गया। ये नहर की पहचान कीजिए। बोल रहे स्वेज कैनाल है, या फिर बोल रहे डेब्यू कैनाल है, या सू कैनाल है, या फिर द पनामा। तो ये जो अटलांटिक को जोड़ रहा है पैसिफिक से, ये जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये करता है आपका पनामा रिवर, पनामा कैनाल। कौन करता है भैया? पनामा कैनाल। ये ऑप्शन 4 इसके साथ एकदम सही होगा। आइए देखते हैं है क्या इसके बारे में, पनामा कैनाल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो लोकेशन है किसी स्थान पे, इथिमस ऑफ द पनामा, ये कहां पर है? सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। ये अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका की बात है, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है आपका। ठीक, अब बोल रहा है कि ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसके बीच में ये जो जल डमरू ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे कटा हुआ पार्ट, इसी को बोला गया ये कि पनामा कैनाल है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? पनामा कैनाल है। पहले क्या होता था कि इसका जो न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को तक जाना होता था किसी व्यक्ति को, तो वो पूरा ऐसे घूम करके ऐसे जाता था। फिर बाद में यहां पे एक पनामा कैनाल ये बनाया गया, तो यहां से ये व्यक्ति ऐसे यहां से यहां जाने लगा। लगभग ये 16,000 किलोमीटर के आसपास की दूरी को घटा करके मात्र 5,000 की दूरी में कंप्लीट कर दिया गया। ठीक, ये किसको जोड़ता है? अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में किसको? कैरिबियन सी की बात करता है। ठीक, फिर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो ये लगभग 82 किलोमीटर यानी कि 51 माइल्स के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई होती है। ये 81 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे बनाया गया है। एक पनामा नाम का देश है, पनामा नाम के देश को आपस में उस पनामा ने डिसीजन लिया कि हम यहाँ से एक मानवकृत आर्टिफिशियल नहर के निर्माण करते जो बड़े बड़े जहाजों को आने जाने के लिए काम करेगा, और वो एक बिजिएस्ट मार्ग हो गया, और वहां पे पैसे उसने उससे कमाना शुरू कर दिया। फिर बात किया जाए कि स्वेज कैनाल क्या है, सू कैनाल क्या है। स्वेज कैनाल की अगर बात किया जाए, ये लोकेशन जो ये इजिप्ट में पाया जाता है। ये किसको कनेक्ट करता है? अफ्रीका और एशिया को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी लंबाई मात्र 193 किलोमीटर है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि कनेक्ट जोड़ता किसको है? तो मेडिटेरियन को जोड़ता है रेड सी से, मेडिटेरियन सी को भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। फिर बोल रहा है सू कैनाल कहां पर है? तो इसका पूरा नाम है
सेट मरी कैनाल, ठीक है, साल्ट सेट मरी नहर के बारे में बात करते हैं। लोकेशन का है तो बिटवीन द मिचेंग यूएसए एंड द ऑन्टेरियो कनाडा, ठीक, इन दोनों के बीच में ये है, जोड़ने का काम किसका करता है, तो लेक सुपीरियर एंड लेक हॉर्न रिवर, इन दोनों को जोड़ने का काम ये करता है, कौन, सू कैनाल, ठीक, यानी कि ये भी अमेरिका में है। फिर इसके बाद बोला डैश 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 इन मिल्क इज द बीइंग सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन फ्रॉम फार्म टू फैक्ट्रीज। बोल रहा है कि ये कौन सा देश है जहां पर कि फार्म हाउस, यानी कि किसी कंट्री, ऐसा कौन सा देश है जहां पे जो फार्म हाउस है जहां पे दूध का उत्पादन किया जा रहा है। नॉर्मल गाय से दूध को हमने भाई लिया और गाय से लेने के बाद पाइपलाइन में दूध डाला और उसके मतलब कंपनी तक दूध पहुंच गया। बहुत आगे टेक्नोलॉजी भाई। हमारे क्या होता है कि एक दूध मिल्कमैन जो होता है वो बल्टा लेकर के आता है, अपना बाल्टे में दूध भरता है, ले जाकर के कंपनियों को सेल आउट करके आता है, ठीक। तो यहां पर लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में क्या होता है कि दूध जो होता है यहां से फार्म हाउस से दूध निकलता है, फार्म हाउस से दूध को लिया जाता है, फार्म हाउस से दूध के बाद यहां से पाइपलाइन के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू फैक्ट्रियों तक इसको पहुंचा दिया जाता है। कहां तक, फैक्ट्री तक सप्लाई कर दिया जाता है पाइपलाइन के थ्रू। बहुत आगे की टेक्नोलॉजी भाई इनके पास। फिर इसके बाद बोल रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफर फॉर रीजन नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत किसी वस्तु को दो देशों में क्रय विक्रय करने की प्रथा कहलाती है। बोल रहा है कि यहाँ पे कि लागत की दृष्टि से किस कॉस्ट पे बना उससे नहीं मतलब है, लेकिन अलग अलग देशों में अगर वो किसी मतलब कहीं अलग रेट है कहीं अलग रेट के अकॉर्डिंग वो सेल हो रहा है तो उसको बोलते क्या है, बोल रहा है कि डंपिंग करना बोला है, डंप करना, या बैलेंसिंग द ट्रेड, व्यापार का संतुलन, या बायलेटरल ये होगा, या बेटर सिस्टम होगा। तो इसका मतलब होगा कि व्यापार का संतुलन में होता क्या कि भाई हमने कोई चीज मंगाया उसको फिर उसके बदले में कुछ और हमने भाई उसको दे दिया, आयात निर्यात संतुलित कर लिया। फिर बोला द्विपक्षीय व्यापार, मतलब द्विपक्षीय व्यापार, इसमें क्या होता है कि सामानों का आवागमन होता है इसमें भी। फिर बोल रहा है विनिमय व्यवस्था, जहां पर हम वस्तु के बदले वस्तु या फिर वस्तु के बदले पैसे का लेन देन करते हैं तो उसको बोला जाता है विनिमय प्रणाली, ठीक। तो यहां पर बोल रहा है कि ये जो कहलाएगा ये कहलाता है डंप करना। वस्तुओं का अगर दो रेट हमें मिल रहा है कि वस्तु का अलग अलग देशों में तो उसको हम बोलते हैं डंप करना। क्लियर है भैया? जी। फिर बोल रहा है कि द लिस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया 2011, ठीक है, बोल रहा है 2011 में भारत का वो कौन सा राज्य है कि जो कि अल्पतम शहरीकृत किया गया। शहरीकृत क्या होता है कि जैसे कि देखो विलेज है, विलेज, विलेज ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, सिटीज में, सिटीज में, शहरों में इसका परिवर्तन किया जा रहा है, इसी को बोल रहा है कि नगरीकृत। ये होता कैसे, विलेज से शहरीकृत होगा कैसे? गांव में किसका अभाव होता है, हॉस्पिटल का, अच्छे हॉस्पिटल का, स्कूल का, फिर कह सकते हो कि रेलवे वगैरह, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, इन सारी चीजें जहां मिलेगा वो क्या हो जाएगा फिर सिटी के रूप में, नगरीकृत के रूप में ये हो जाएंगे ट्रांसफॉर्म। जहां पे कच्चे मकान पक्के बनने लगते हैं, फिर उसके अलावा आप देखते हो कि अलग अलग कॉलोनियां बनना निर्माण हो जाती है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। ठीक, तो ये जो था ये था हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम किया गया, यहाँ पे 90% विलेज है। 2011 में यहाँ पे 90% विलेज है और 10% जो यहाँ की लैंड है वो केवल सिटी है, 10% सिटी यहाँ पर भैया, यहाँ पे 10% सिटी की बात करता है। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में 90% गांव है और 10% शहर की बातें करता है। तो 2011 में कौन सबसे अल्पतम नगरीकृत था, तो कौन था, हिमाचल प्रदेश। इस बात को याद रखना, केवल यहाँ पे 10% की बातें करता है और नहीं है, केवल 90% यहाँ पे क्या है, विलेज है। फिर बोल रहे हैं इन इंडिया सेंसेस अर्बन सेटलमेंट आर नॉट आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया।
बोल रहे किस क्राइटेरिया पर भारत में निम्न में से किस योजना में सूखा संभावित क्षेत्र की शुरुआत की गई। सूखा संभावित क्षेत्र की शुरुआत किस पे की जाएगी बोल रहा है, तो ये किस पे हो जाएगा सेटलमेंट के अकॉर्डिंग। एक मिनट भैया, हिंदी गलत लग रहा है भैया तुम्हारा ये। इन इंडिया सेंसस अर्बन सेटलमेंट आर नॉट आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। अर्बन सेटलमेंट की बात कर रहा है, फिर बोला भारत में निम्न में से किस योजना में सूखा समावेश है। ये हिंदी गलत है भैया। ठीक, इसका यह मतलब है कि अगर आप हिंदी मीडियम से अगर बिलोंग करते हो तो आप इंग्लिश की ओर भी बढ़ जाओ, नहीं तो पेपर में क्या होगा कि आप हिंदी तो पढ़ के ऑप्शन टिक कर दोगे और ऑप्शन हो जाएगा गलत। इसलिए भैया इंग्लिश पे भी फोकस करना, जहां आपको लगे कि ऑप्शन कुछ और दे रहा है, इंग्लिश कुछ और है, हिंदी कुछ और है, तो अब तुरंत इंग्लिश पे स्विच कर जाना। और इंग्लिश हमेशा करेक्ट माना जाता है एनटीए में, एनटीए हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, वहां पे इंग्लिश सबसे करेक्ट मानी जाती है। इसलिए भैया इंग्लिश पे ना बोल रहे हैं इन इंडिया सेंसस, भारत के सेंसस में मतलब जनगणना में अर्बन सेटलमेंट आर नॉट आइडेंटिफाई ऑन द विच बेसिस। अर्बन सेटलमेंट किस पे नहीं माना जाता है, तो बोल रहा है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसको तो माना जाता है, डेमोग्राफिक लेवल पे इस पे भी माना जाता है, इकोनॉमिक इस पे माना, लेकिन सामाजिक स्थिति पे नहीं माना जाता हमारे यहाँ। सामाजिक स्तर की आप क्या हो उस पे डिपेंड करता है कि आप समाज में किस चीजों से आप बिलोंग कर रहे हो। यहाँ पे बात किया जाए तो सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन में आपको सेटलमेंट में ये नहीं मानेगा। बाकी इन सभी चीजों से मैटर करता है कि आप क्या हो समाज में, इसलिए ऑप्शन 4 जो होगा वो बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन 4। फिर बोलना भैया फार्मर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ग्रो 3 क्रॉप्स राइस इन द ईयर। बोला ऐसा कौन सा भारत का राज्य जो कि 3 बार क्या करता है फसल का उत्पादन करता है, किसके, धान का। तो ये कौन सा होता है कि एक साल में चावल का उत्पादन 3 बार फसल उगाते हैं, कौन सा राज्य हो। बोल रहा है पश्चिम बंगाल है कि पंजाब है कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो वहां के ज्योग्राफिक नेचर को समझने का प्रयास करिए कि कहां पे फसल उत्पादन का कौन सा समय होना चाहिए। जैसे चावल के लिए ठंडा प्रदेश चाहिए, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इनमें से कहां, पंजाब में क्या पानी तो मिलेगा लेकिन ठंडा प्रदेश, चावल के लिए अच्छी चीजें यहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर बोल रहा है कि सॉरी भैया, ठंडा प्रदेश मतलब नॉर्मली चाहिए, उसके मेडिटेटरी सीजन चाहिए होता है चावल के लिए, पंजाब में वो चीजें नहीं मिलेगा। गुजरात तो ऑलरेडी गर्मी बहुत ज्यादा, वहां भी नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश पत्थरों वाले इलाके तो वहां पे भी खेती उतनी नहीं होती। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के साथ जाएंगे तो ये ऑप्शन सही होगा। और एक साल में लोग 3 फसल उगाते हैं और तीनों के नाम अलग अलग होते भैया, AUS, अमन और बोरो। 3 प्रकार का चावल का उत्पादन होता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। ठीक भैया, देखिए यहां दिया गया ना, इन द स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड असम, ये 3 जगहों पे क्लाइमेट कंडीशन आर सो फॉरेबल फॉर पैडी दैट 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रो इन अ सिंगल एग्रीकल्चर ईयर। एक कृषि ईयर में ये 3 प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। दिस 3 वेराइटीज आर फेमसली नोन एज बाय देयर नेम। बोल रहे कि अस गर्मियों के समय में अस नाम का यहाँ पे धान उगाया जाता है, अमन विंटर ठंडियों के समय में, और बोरो जो होता है ये स्प्रिंग, मतलब कि जब हमारे यहाँ के स्प्रिंग को क्या बोलते भैया हमारे यहाँ, बसंत की ऋतु में हमारे यहाँ ये बोरो नाम के चावल के उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, जिसको बोलते भैया वो पश्चिम बंगाल की भाषा है ना, अमर तुमा की भालो भाषी, वही वाला। इतना ही आता है, इसके आगे नहीं आता, मत पूछ लेना। इन द इंडिया मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज्ड इन। भारत का भौम जल का अधिकतर उपयोग होता है कहां पर, भारत के भौम जल का उपयोग कहां पे सबसे ज्यादा होगा। भौम जल का मतलब होता है कि ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर आर यूज्ड द मोस्ट यूटिलाइज्ड कहां पर होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर डोमेस्टिक सेक्टर या सर्विस सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे ज्यादा कृषि का अगर पानी यूज किया जाता है तो वो होता है कृषि में। ठीक भैया, कृषि सेक्टर में सबसे ज्यादा पानी का प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ। ठीक भैया, कि कोबरा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन द स्टेट। बोल रहे कि कोबरा कोल जो फील्ड है ये कहां पर पाया जाए, जैसे कोबरा कोयला क्षेत्र वगैरह किस राज्य में स्थित है, इसकी बातें बोलता है। देखिएगा बोल रहा है कि कोबरा कहां पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है कि उड़ीसा में पाया जाता है कि छत्तीसगढ़ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश। ये जो है ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है, ये कोयला माइनिंग क्षेत्र है जहां पे कोयले की माइनिंग की जाती है, छत्तीसगढ़ का पार्ट होता है। ठीक,
जिसमें आप लोग देखते हो कि मेजर स्टेट कोल्डफील्ड हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं कि मेजर कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन कोयले का हो रहा है, कहाँ से माइनिंग हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे कोबरा, हर्षडुयो, अरांड और इसके बाद टाटा पानी, रामकोला ये जगह। फिर झारखंड में बात किया जाए झरिया, बोकारो, गिरिध। फिर इसके बाद उड़ीसा में तालचेर, एलबी वैली। फिर आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी, जिसको प्राइमरी इन द तेलंगाना। अभी ये जो आंध्र प्रदेश का ये सिंगरेनी वाला पार्ट है, ये कहाँ चला गया? तेलंगाना के पार्ट में चला गया है। क्लियर भैया? ये ऑप्शन यहाँ पे चारों दिया गया, तो इस ऑप्शन को आप देखते रहना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स होगी, क्रिएट होगा फिर लास्ट में यहां से। यानी कि क्वेश्चन अगर यहाँ क्रिएट किया इन चारों पार्ट से, तो इन चारों हो सकता है कि नेक्स्ट 2026 में इन चारों जगह से किसी एक से भी क्वेश्चन ये क्रिएट पुट कर ले फिर से दोबारा। इसलिए भैया इसको फिर ध्यान देना आप, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। आइए, फिर बोल रहा है कि इन इंडिया ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। बोल रहा है कि इन विच फिफ्थ प्लान जो हमारे यहाँ होता था, 5th ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, वो किस साल में लाया गया था? कि जहां पे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम मतलब सूखे वाले क्षेत्रों में क्या होता था, इसको सूखे वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो ये जो होता था हमारे यहाँ फोर्थ 5th ईयर प्लान में लाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग इसको किया गया था। ठीक भैया? फिर बोल रहा है कि अटल टनल इज बिल्ड इन। अटल टनल बना का है, ये जो बना ये पीर पंजाल श्रेणी में बना हुआ है। ठीक, अगर बात की जाए अटल टनल, ये तो नॉर्थ में हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया में है। बट अगर इनकी बात किया जाए, ये जो है ये तो साउथ इंडिया के पार्ट है भैया ना, तो साउथ में तो अटल टनल है नहीं, ये भी नॉर्थ में, लेकिन बहुत ज्यादा जास्कर केटू पर्वतमाला इसी पे पाया जाता है। केटू पर्वत फिर जास्कर रेंज पे केटू पाया जाता है, जिसको गॉड गॉड ऑस्टिन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए अटल टनल की अगर बात किया जाए, इसकी जो लंबाई कुल है वह 9 किलोमीटर और 9.2 किलोमीटर की लंबाई ये पूरा कवर करता है। फिर लोकेशन कहां पे? रोहतांग दर्रे से लेकर के हिमाचल प्रदेश, जो रोहतांग दर्रा है वो कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसकी एल्टीट्यूड की बात किया जाए, हाइट जो है वो 10,000 फीट पे बनाया गया, यानी 3,000 मीटर पे इसकी हाइट है। फिर कनेक्ट किसको करता है? जोड़ने का काम किसको करता है? मनाली और लाहौल स्पीति से जोड़ता है, जिसमें दूरियों घटा दे। किसके द्वारा बनाया गया? ये होता है BRO के द्वारा बनाया गया, BRO के द्वारा। इसमें अगर आपको अगर चाहिए कि भैया हमें BRO में नौकरी करना है, तो ये इसके लिए आपको 10th पास आउट होना है, 10th पास होना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ITI करना पड़ेगा। ठीक भैया, आपको ITI करना पड़ेगा, तब जाकर के आप BRO से जुड़ेंगे। लेकिन इसके ही फील्ड से करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रखेगा कि कौन कौन से फील्ड ITI के करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक से हो, आप फिटर से हो, तो ये सारी चीजों से शायद नहीं लेता है। ठीक, फिर बोल रहा है कि इंडियन सैटेलाइट IRS-1A वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। बोल रहे निम्नलिखित में से किस भारतीय उपग्रह IRS-1A परिप्रेक्षित किया गया था? तो ये किया गया था 1988 में। क्योंकि इस पे देखो मैं समय नहीं बर्बाद करो, इन ईयर पे मैं अगर समय बर्बाद करूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जो करेक्ट आंसर है उस पे सीधे बात करेंगे। हम लोग 1988 में इसको लॉन्च किया गया था। ये IRS है क्या, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इंडियन सैटेलाइट IRS-1 के बारे में बात करें, ये है क्या, व्हाट इज इट? इट इज द यह भारत का पहला परिचालन सुदूर संवेदन उपग्रह है, जिसको बोला गया फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था ये। ठीक, इसके बाद बोल रहा है कि IRS का जो फुल फॉर्म वो इंडियन रिमोट सेंसिंग, इसका मतलब ये है इंडियन रिमोट सेंसिंग में पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो 1988 में लॉन्च किया गया था। क्लियर भैया? फिर लॉन्च की तारीख क्या है? 17 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीलर या रॉकेट कौन सा था? इसके लॉन्च व्हीकल की बात किया तो ये सोवियत संघ, जो कि अब रूस के रॉकेट के वोस्तोक 2M के द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्च का स्थल कौन सा था, कहां से लॉन्च किया गया, इसके बारे में बात करें तो बैकानूर कास्मोडोम। ठीक, बैकानूर कास्मोडोम ये जो है कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान। ठीक, और कजाकिस्तान से ये भी याद कर लेना भैया कि ये पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा, कजाकिस्तान पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा वो है लैंडलॉक कंट्री। ठीक,
इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य लॉन्च करने का क्या था, इसका मेन उपयोग जो था वो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए किया गया था, जैसे कि कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान। ये इन सारे चीजों पे नजर रखने के लिए, इसके स्टडी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक भी है, 1988 में हम कर दिए थे। कंफ्यूजन से बच्चे, किस कंफ्यूजन से कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आप गलत करके आओगे। क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था, तो आपका उत्तर हमेशा होगा कौन सा, आर्यभट्ट, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत का सफल रिमोट सेंसिंग उपग्रह के बारे में बात करेगा, तो उत्तर आपका IRS-1, जो कि 1988 में हुआ था। फिर बोल रहे कि इन्नोर पोर्ट कहां पर है, इन्नोर पोर्ट इज लोकेटेड ऑन कहां, तो कौन सा होगा भैया, तमिलनाडु में है। इन्नोर पोर्ट कहां पर है, तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। देखिए, इंदौर पोर्ट के बारे में बात किया जाए तो इसको अब जो जाना जाता है वो होता है कामराजार के नाम से, कामराजार पोर्ट के बारे में जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। फिर इसके अगर बंदरगाह इसके बात किया जाए, स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु, कोस्ट कोरोमंडल पे पड़ता है, कोरोमंडल तट पे। ठीक, ये लगभग 24 किलोमीटर नॉर्थ टू चेन्नई, मतलब चेन्नई पोर्ट से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर में पाया जाता है। जैसे कि ये भारत का ये वाला नक्शा आप लोग देखते हो इस तरीके से, हमारा प्यारा भारत भैया, जिसके लिए जान भी हाजिर है। ठीक, तो यहाँ पे चेन्नई है हमारा। ठीक, ये हमारा चेन्नई वगैरह इधर। ठीक, इस चेन्नई वाले पार्ट से इधर ऊपर की ओर में जो पार्ट आएगा 24 किलोमीटर, इसी को बोला गया एन्नोर पोर्ट, जो कि 2014 में इसको कामराजा पोर्ट को एन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, सॉरी उल्टा बोल दिया, एन्नोर पोर्ट को कामराजार के नाम से जाना जाने लगा। ये कब हुआ, ऐसा 2014 में हुआ था। 2014 में इसका नाम बदल दिया गया, क्योंकि इसको कामराजार पोर्ट लिमिटेड के द्वारा इसको एडॉप्ट कर लिया गया था। और ये भारत का पहला, आपको कह सकते हो, पब्लिक है, पब्लिक पोर्ट वगैरह में आता है। आर वेस्टलैंड लार्जरी कॉज्ड बाय द नेचर एज वेल एज ह्यूमन फैक्ट्री, बोला वह व्यर्थ भूमि है जिसका निर्माण प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारकों द्वारा होता है। ऐसा कौन सा है कि जिसपे भूमि मतलब प्राकृतिक और मानवीय कारकों द्वारा उसका निर्माण हो जाता है, बोला लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी, बोला बैरन रॉक एरियाज या फिर ग्लेशियल एरियाज, डिग्रेडेड पोशर। ये होगा हमारे पास इसका उदाहरण, लवणता और क्षारीयता के प्रभावित भूमि, जहां पे मनुष्य चीजों के द्वारा ये होता है, नेचुरली भी हो जाता है और प्राकृतिक मानवीकृत भी हो जाता है। अरेंज द फॉलोइंग आयरन ओर माइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बोल रहा है नॉर्थ से लेकर के साउथ में इसको अरेंज करना है, जिसमें बोला दुर्ग है, गुआ है, कुंद्रेमुख है, बैलाडीला है। कुंद्रेमुख आपका सबसे दक्षिण में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि सबसे साउथ का पार्ट है, तो कुंद्रेमुख को लिख लो भैया। फिर इसमें अगर आपका कोई आएगा तो बैलाडीला इसके जस्ट ऊपर आता है। फिर बोल रहा है कि अब कौन आएगा, दुर्ग आ जाएगा, गुआ सबसे ऊपर आएगा, दुर्ग, फिर भैया गुआ। तो यानी कि हुआ बी, दुर्ग ए, कुंद्रेमुख आपका सी, और फिर इसके बाद डी। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, BADC। ये कहीं है आपका BADC, पहला वाला ऑप्शन। ठीक भैया, पहला वाला ऑप्शन हमको मिल गया BADC। ये सभी जो थे भाई ना, ये जो आपने देखा, ये जो था लॉ एस के खदानों के पार्ट थे, जहां पे लोहे का खनिज, लोहे का क्या किया था, माइनिंग किया था। यहाँ पे लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कुंद्रेमुख में सबसे ज्यादा लोहे का माइनिंग होती है, आयरन ओर्स की। फिर बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी क्रोनोलॉजिकल, बोल रहा है कि मानव भूगोल में निम्न उपागमों का कालानुक्रम मतलब व्यवस्थित कीजिए। जो आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो उस चैप्टर में क्या आपको पढ़ाया था, एक आपको इमेज पूरा बड़ा सा दिया था व्हाइट पेज पर, और उसके कालक्रम दिया गया था, जो कि आपके सेकंड चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक, पहले चैप्टर में। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा भैया, पहले में क्या आ जाएगा, रीजनल एनालिसिस। 1930 के पहले रीजनल एनालिसिस हुआ करता था कि एक प्रदेश को मान लिया जाएगा और उसी प्रादेशिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग सभी का बात किया जाएगा। तो यानी कि पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि स्थानिकी संगठन, फिर बोल रहा है कि उस प्रादेशिक को नहीं, एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जो कि वह उसके एक परफेक्ट चीजों को लेगा। फिर बोल रहा है कि रेडिकल अप्रोच हो जाएगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म हो जाएगा। तो आपका रेडिकल अप्रोच हो जाएगा।
आमूलवादी विचारधारा। इसी में तो आपने पढ़ा था कि जहां पे लड़के को इकोनॉमिक चीजों से अगर रोक दिया जाए तो उसके अंदर कट्टरपंथी भावनाएं उत्पन्न हो जाती, ये सारी चीजें। ठीक, फिर इसके बाद ये आ जाएगा आपका 3 और ये लास्ट वाला 4, यानी कि अगर देखा जाए सी के बाद ए के बाद बी एंड डी, ए सी 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 ए बी डी, ऑप्शन 4 भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा एकदम। ऑप्शन 4 मतलब ऑप्शन 3 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जिसमें ये मैंने आपको ये इमेज एक बना रखा है जहां पे अर्ली कॉलोनियल पीरियड की बात की, जहां पे एक्सप्लोर एंड डिस्क्रिप्शन हुआ करता था इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर बोल रहा है कि लेटर कॉलोनियल पीरियड, मतलब कॉलोनियल पीरियड के बाद क्या हुआ कि रीजनल एनालिसिस होने लगा, जिसको आप लोगों ने पहला पढ़ा था कि रीजनल एनालिसिस के बारे में बात किया गया था। फिर बोल रहा है 1930s इंटर वॉर पीरियड, मतलब अर्थ युद्ध पीरियड के समय में एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में आइडेंटिफाई करने लगे थे, जहां पे हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करते थे। फिर बोला 1950s में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग कंप्यूटर एंड लॉ एंड फिजिक्स, कंप्यूटर्स और फिजिक्स के लॉ का प्रयोग करके हमने क्या हुआ कि जियोग्राफी का बहुत ज्यादा हमने चीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। जहां पे मैं क्या कह दिया था, देखो ध्यान से, पहला हमने पढ़ा रीजनल, दूसरा स्पेसिफिकल, फिर तीसरा जो आया उसके बारे में देखते हैं। फिर बोला क्या कि फिर 1970 में बोला गया कि इमर्ज द ह्यूमनिस्टिक एंड रेडिकल एंड बिहेवियरिकल स्कूल। फिर इसमें आया तो यहाँ पे रेडिकल अगर स्कूल की बात किया गया जिसमें ये सारी चीजें, तो ये तुम्हारा आ गया तीसरे में। फिर चौथा वाला जो था पोस्ट मॉडर्निज्म जियोग्राफी, जहाँ पे क्वेश्चनिंग ग्रांड थ्योरीज एंड इम्प्रेसिंग लोकल कॉन्टेक्स्ट, इन सबके क्वेश्चन वगैरह आना शुरू हो गया था। ठीक भैया, अरेंज द फॉलोइंग सी पोर्ट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मतलब नॉर्थ से साउथ में करना है, जिसमें बोला गया कि न्यूयॉर्क, समुद्र की रियो डी जेनेरियो, या फिर मोटिविडियो और पनामा। फिर इनके बारे में अगर बात किया जाए तो फिर इनमें अगर देखा जाए नॉर्थ टू साउथ, सबसे नॉर्थ में आपका आएगा यहाँ पे मोटिविडियो, यहाँ पे मोंटीविडियो की बात किया जाए, पहला मोंटीविडियो इसकी बात करेगा। फिर बोलेगा मोंटीविडियो के अलावा आपका, कुछ गलत बता रहा हूं क्या, मोंटीविडियो सबसे साउथ में आता है भाई, मोंटीविडियो जो है ये सबसे साउथ में आता है। ठीक भैया, ये जो मोंटीविडियो है ये सबसे साउथ में आता है। ठीक, सबसे नॉर्थ में जो आएगा वो आएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क होगा। फिर बोल रहा है कि उसके बाद आएगा पनामा, फिर पनामा के बाद आपका जो आएगा भैया न्यूयॉर्क, पनामा, फिर सबसे लास्ट में तो रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, फिर इसके बाद मोंटेविडियो। यानी कि न्यूयॉर्क अगर पहले नंबर पे, फिर बोल रहा है कि पनामा दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, तो ऑप्शन आपका जो बनेगा वो बनेगा ए के अलावा आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी के अलावा जो ऑप्शन तीसरा वाला जाने वाला बी और सी। ए डी नहीं है, यहां कट गया, ए सी है, फिर बी सी है, यानी कि ऑप्शन 4 जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसके साथ। फिर बोल रहा है निम्नलिखित आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उच्च तकनीक उद्योगों के संदर्भ में कई कथित पहचान कीजिए। बोल रहा है कि जिसमें कि लार्ज शेयर ऑफ देयर वर्क फोर्स द कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रोफेशनल्स के द्वारा, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अधिकतर भाग व्यवसायिकों के द्वारा ही निर्मित होता है। फिर बोल रहा है इट रिक्वायर मैसिक असेंबली स्ट्रक्चर फैक्ट्रीज एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज, इनको विशाल संयोजन ढांचों और कारखानों और भंडारों की आवश्यकता होती है, इसकी बातें बोले। फिर बोल रहे रोबोटिक ऑन द असेंबली लाइन एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन आर इट्स नोटेबल एग्जांपल, संयोजन ढांचों पर संयंत्र मानव और कंप्यूटर आधारित डिजाइनों की प्रमुख उदाहरण है। फिर बोल रहा है हाई टेक इंडस्ट्री विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड सेल्फ सस्टेटेड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर टेक्नोपॉलीज, वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है और आत्मनिर्भर और उच्च विशेषता के लिए होते हैं। अगर इनमें इन सभी में अगर बात किया जाए तो कौन सा ऑप्शन
पहले देखते कौन कौन सा होगा। पहला बोला लार्ज शेयर ऑफ वर्क फोर्स कंसिडर, किसी भी उद्योग के लिए भैया लार्ज फोर्स चाहिए, वर्कर फोर्स चाहिए भैया, ठीक। तो ऑप्शन ये वाला पहला सही होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है इट रिक्वायर्ड द मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर फैक्ट्रीज एंड लार्ज, इसकी बातें नहीं होगा भैया, भंडारण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें उच्च तकनीकी की बात कर रहे हैं ना, तो उच्च तकनीकी उद्योगों में ऐसा नहीं आएगा, हाई टेक्नोलॉजिकल चीजों में। फिर इसके अलावा ये वाला भी रोबोटिक और असेंबली कंप्यूटर, ये सारी चीजें भी सही होंगी। फिर इसके अलावा हाईटेक इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन बी को छोड़ करके ए सही है, सी सही है, डी सही है, ए बी नहीं होगा, बी भी यहाँ पे बी ए भी कटेगा, बी ए भी कटेगा, ऑप्शन बी केवल बिल्कुल सही होगा आपका। ऑप्शन 2 के साथ हम लोग जाना चाहेंगे। फिर देखिए यहां बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से भारत में नगरीकरण के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। बोल रहा है द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन वाज द हाईएस्ट इन द डेकेड 2001 टू 2011 इन लास्ट 100 ईयर, पिछले 100 वर्षों में नगरीकरण की सबसे उच्च दर 2001 से 2011 के दशक में देखने को हमें मिली थी। फिर बोल रहा है कि द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया 2011 वाज 31.6%, भारत में 2011 में नगरीकरण का स्तर 31.16% था। फिर बोल रहा है कि द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज स्लोड डाउन ड्यूरिंग लास्ट 2 डेकेड। बोल रहा है कि 1991 से लेकर 2011 के बीच में जो नगरीकरण की वृद्धि दर थी वो पिछले कुछ सालों के अलावा क्या थी, कम थी। क्लियर है भैया। फिर बोल रहा है कि टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड अबाउट 11 फोल्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के दौरान में कुल नगरीय जनसंख्या का 11 गुना वृद्धि हुआ। तो भैया अगर बात किया जाए ये होगा क्या क्या, तो देखे इसको क्या क्या हो सकता है हमारा, द ग्रोथ रेट, ये भैया पिछले 100 साल की अगर बात करेगा तो बिल्कुल गलत बात है, इसमें नहीं होता है। फिर बोल रहा है कि द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया, हाँ ये बिल्कुल सही कि 2011 के समय में हमारे यहाँ जो यहाँ पर नगरीकरण का वो जो परसेंटेज हमें देखने को मिलता है वो 31.16% देखने को मिलता है। फिर बोल रहा है ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज स्लोड डाउन ड्यूरिंग 2 डेकेड, इन दोनों दशकों में अगर देखने की बात किया जाए कि नगरीकरण जो पिछले दरों के अकॉर्डिंग क्या था वो स्लो था, इसके पिछले वो तेजी से बढ़ा था, ठीक। फिर टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड अबाउट 11 फोल्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के दौरान में कुल नगरीय जनसंख्या 11 गुना वृद्धि हुई। ये भी बात सही बोलता है कि इंडिया में जो नगरीय पॉपुलेशन वगैरह जो चेंजिंग हुआ था वो धीरे धीरे इस 20वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, ब्रिटिश। जब हमारे ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश हमारे पास क्या लेके आए, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन आया तो लोगों के पास क्या आया भैया, इकोनॉमिकल एक्टिविटी आ गया। इकोनॉमिकल एक्टिविटी देखने को मिलता है, जहां इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगा वहां पे क्या होगा, शहरों का निर्माण होगा, यानी कि अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, जनसंख्या ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी, ग्रोथ करेगी। क्लियर भैया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें ए नहीं होगा उसको काट दो भैया, जिसमें ए है यानी कि उसको काट दो, जिसमें ए नहीं हुआ बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी सी डी ऑप्शन सही है। आइए फिर बात करें कि प्रधानमंत्री से कृषि सिंचाई योजना से संबंधित सही उद्देश्य की पहचान कीजिए। बोल रहे आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बोल रहे पहला बोल रहा है कि इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, खेत में जल उपयोग की दक्षता में सुधार करना, कि जल जो है हमारे खेतों में क्या होगा, क्यों मतलब सबके खेतों तक आसानी से पहुंच सके, उसके लिए नहरों का निर्माण वगैरह, पंप कैनालों का निर्माण, इन सारे चीजों का निर्माण करवाने की बात आती है इसमें। इंट्रोड्यूस द सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, बोल रहे स्थायी सतत जल संरक्षण प्रणालियों का अपनाना, कि यहाँ पे जैसे कि हमने बारिश के पानी को भाई संचित किया, उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करेगा। Ensure water supply in rural and urban areas through pipeline, पाइपलाइन के माध्यम से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जल उपलब्ध सुनिश्चित करना। क्या एक बात बताओ, कृषि जो है वह क्या शहरों में होगा भैया, बताओ शहर में क्या कृषि होता है क्या, पाइपलाइन के माध्यम से शहरों और ग्रामों में पानी सुनिश्चित कराया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हर घर जल योजना की बातें कर रहा है ये, हर घर जल, हर घर जल योजना की बातें ये कर रहा है, यानी कि ये वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर बोल रहा है
enhance the physical access of water on the farm and expand cultivable area, खेतों में पानी भौतिक पहुंचाने को बढ़ाना और खेती योग्य क्षेत्र का विकास करना। ये भी ऑप्शन सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया आपका ए, बी और डी। ए, बी और डी ऑप्शन सही है, तो किसमें है, इसमें डी तो नहीं है, कट जाएगा। सी है, सी इसमें भी ये कट जाएगा, इसमें सी नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ए, बी और डी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 25, केवल 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो भाई तुम पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि सिलेक्शन भाई अकेले लेके मजा नहीं आएगा। जब कॉलेज में जाओगे आपके दोस्त नहीं होंगे आपके साथ, तो पढ़ने में मजा क्या आएगा। दोस्त रहेंगे तो थोड़ी बदमाशियां होंगी, पढ़ाई भी होगा, मजा भी आएगा। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़े, ठीक है भैया। और कमेंट करके हमेशा क्वेश्चनों में डाउट हुआ करे तो जरूर कमेंट किया करें, ताकि आपको भाई हमारे तरफ से चीजों को, सही चीजें आपको प्रोवाइड की जा सके कि भाई सर हमें ऐसे पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई और तरीका आप अपनाओ ना जिससे मैं और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम उसके लिए बिल्कुल आपका मदद करेंगे। बोल रहे मैच द लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, जहां पे बोल रहा है कि प्राथमिक क्रियाकलापों के प्रकार की बातें कर रहा है, जहां पे कि उसकी विशेषताओं की बात किया जाएगा। पहला बोल रहा है नोमैडिक हेडिंग, जहां पे बोल रहा है चालवासी पशु चारण। नोमैडिक का मतलब होता है घुमक्कड़, जहां पे कि अपने गाय भैंस को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम घूम करके अपने गायों को मतलब उसका जो चारा वगैरह उसको दे रहे हैं। फिर कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, जहां पे वाणिज्य पशुपालन, इसमें क्या होगा कि जानवरों को अपने पास रखेंगे, दूध वगैरह दुहेंगे, धोने के बाद उसके दूध को बेच दिया जाएगा, फिर बाद में जानवर को भी बेच दिया जाता है, फिर नई जानवर आते फिर उसका दूध निकाला जाता है, ठीक। तो जहां पे इसको कॉमर्शियल वे में यूज किया जाए। डेयरी फार्मिंग जहां पे डेयरी फार्मिंग वगैरह, दूध वगैरह, पनीर वगैरह, इन सारी चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में बात बोला है। मिश्रित फार्मिंग, जहां पे जानवरों के साथ साथ खेती पे भी ध्यान दिया जाता है, इसके बारे में बात करेगा। तो बोल रहे कि हम किसके साथ जाए, पहला बोला नोमैडिक। नोमैडिक किसके साथ जाएगा भैया, प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन द इंडस्ट्रियल सेंटर, नहीं। इक्वल एम्फेसिस इज द लैंड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, नहीं, ये तो इसके साथ चौथे वाले के साथ चला जाएगा आपका। प्रैक्टिस द ट्रांसह्यूमनेंस, ऋतु प्रवास करते रहते, वो तो नोमैडिक के साथ चला। ऋतु प्रवास भैया, हाँ यही वाला तो है भैया, पहले वाले के साथ तीसरा, ठीक। फिर बोल रहा है ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रेयर्ड, ठीक। कॉमर्शियल वाले में, डेयरिंग वाले में, इसमें तो दूसरा वाला आपका जो जाएगा, इसमें एक ही प्रकार को वाणिज्य में, क्योंकि भाई उनको पशु पालन करना है, किसके लिए, दूध वगैरह के लिए, या फिर कह सकते हो कि मुर्गी फार्मिंग वगैरह सारी चीजें, जहां पे केवल एक प्रकार के जानवरों को पालन करेंगे और उससे एक ही प्रकार के चीजों को लेंगे, तो होता है कॉमर्शियल लाइव स्टॉक में। फिर बोला डेयरी फार्मिंग के लिए, तो डेयरी फार्मिंग के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वाला, जहां पे कि फसल उत्पादन भी है, पशुपालन, दोनों का समान महत्व के दिया जाता है। फिर मिश्रित सॉरी भैया, दूसरा नहीं होगा। यहाँ पे डेयरी फार्मिंग में प्रैक्टिस द मेनली नियर द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, यहाँ पे क्या होगा, डेयरी कृषि जो होता है, ये किसान जो होते हैं वो दूध वगैरह को अपने भाई गांव में बेच देते हैं या फिर शहरों में बेच देते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। फिर मिश्रित खेती के अंतर्गत में ये दोनों इक्वल, मतलब इक्वल एम्फेसिस किसको देंगे, लैंड और दूसरा क्रॉप कल्टीवेशन को, ये दोनों लोगों को भाई महत्व देते हैं, किसमें, मिश्रित खेती में। तो यानी कि क्या जाएगा, ए का 3 जा रहा है भैया, बी का जो जा रहा है आपका कॉमर्शियल वाले में ओनली वन प्रकार के यानी कि 4, और सी का जो जा रहा है आपका डेयरी फार्मिंग में 1 जा रहा है, और फिर डी का जो जाएगा आपका वो 2 जाएगा, डी का 2। ये किसमें भैया, ए का 3 ये नहीं है, काट दो। ए का 1 नहीं है, ए का 3 है, बी का 4 नहीं, तो ऑप्शन ये वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसके साथ बिल्कुल सही जाएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है कि लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास आ गए। लिस्ट 1 हाईवेज, मतलब महामार्ग, जो हमारे हाईवेज होते हैं उसके लिए प्लेस एंड सिटीज कनेक्टेड विद द स्विच, मतलब जो कनेक्टेड होते हैं उससे बात कर रहा है। बोल रहा था ट्रांस कैनेडियन हाईवे। फिर बोल रहा है वैनकूवर टू सेंट जॉन सिटीज की बात कर रहा है, जहां पे अलास्का मार्ग की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है सैचुरेटेड हाईवे की बात कर रहा है। फिर द पैन अमेरिकन हाईवे की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे दे रहा है एडमोंटो टू एंकोरेज की बात कर रहा है। फिर इसके बाद वेनिकुलर टू सेंट जॉन की बात कर रहा है। फिर दक्षिणी अमेरिका से कनाडा की बात कर रहा है। फिर डार्विन टू मेलबर्न तक, डार्विन से मेलबर्न की बातें करेगा।
तो कौन किसके साथ कनेक्ट होगा, आइए देखते। एक ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो होता है ये आपका अलास्का में होता है, ठीक भैया, अलास्का हाईवे है। फिर इसके बाद आपका जो जाएगा वेनिकुलर टू सेंट जॉन, ये आपका यहां से एडमंटन से एंकरेज तक जाता है। फिर सेचुरेटेड हाईवे की जो बात करेगा आपका सी वाला ऑप्शन, ये वाला आपका इसके साथ जाएगा डार्विन एंड मेलबर्न के साथ। फिर पैन अमेरिकन हाईवे जो तीसरे के साथ जाएगा, यानी कि पहला वाला जो वो दूसरे के साथ जाएगा, यानी पहला का ए का सेकंड इसमें भी है, एक इसमें काट दो, अब दो बचते। फिर बोल रहा है कि बी वाला जो आपका एक के साथ, बी इसमें तीन, इसको काट दो, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक भैया। ये लास्ट क्वेश्चन आपके इस पूरे चैप्टर मतलब इस 2025 के क्वेश्चन सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि पॉपुलेशन टाइप्स एंड सोर्स ऑफ पॉल्यूशन टाइप्स एंड सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण के स्रोत क्या है, प्रदूषण के प्रकार, किस प्रकार से प्रदूषण हो रहे हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन किसको लाएगा, फिर इसके सोर्स क्या क्या एयर पॉल्यूशन होने के, जैसे कि आग उग जलाने, ये सारी चीजें। जल प्रदूषण क्या है, भूमि प्रदूषण क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण क्या है, ये किसको मतलब लाएंगे, इसके बारे में बात करता है। तो यहां पे बात कर रहा है टॉक्सिक इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्री, उद्योगों से आने वाले जहरीले स्राव की बात कर रहा है, ठीक। फिर यूज द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, एडवर्टाइजिंग मीडिया, फिर कंबस्टिंग द फॉसिल फ्यूल, जैव ईंधन को जलाने से, मतलब अभी बताया कि किसी चीज को जलाने से क्या निकलता है, हमारे पास वायु प्रदूषण होता है, इसके बारे में बात करते हैं। किसी चीज को जलाने से हमारे पास क्या होता है भैया, वायु प्रदूषण होता है। फिर बोला वाटर पॉल्यूशन से क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन जो होगा आपका इंडस्ट्रियों से जो स्राव होते हैं, मतलब स्राव का मतलब होता है फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहाना। जो इंडस्ट्री से जहरीले पानी वगैरह बहाए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, वहां से जो इंडस्ट्री से मतलब जहरीली चीजें केमिकल्स वगैरह का बहाव होगा नदियों में जाकर मिलेगा, तो किसको निर्माण करेगा, जल प्रदूषण का। फिर लैंड प्रदूषण, भूमि प्रदूषण में अगर बात किया जाए तो ये आपका करेगा क्या, भूमि प्रदूषण किसकी वजह से होता है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, आप किसी प्रकार का कीटनाशक और उर्वरक खेतों में प्रयोग कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाता है, भूमि प्रदूषण होता है, इससे उसकी उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। देखते हो कि पहले साल में आप अपने खेतों में क्या किए, फर्टिलाइजर डाले, नेक्स्ट ईयर आपको वो फर्टिलाइजर बढ़ा करके डालना होता है अगर वो केमिकली है तो। अगर आप नेचुरली डाल रहे हो थोड़ा समय जरूर लेता है लेकिन वो ज्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए। फिर नॉइज पोल्यूशन क्या भैया, एडवर्टाइजिंग मीडिया, आप देख रहे हो सड़क पे निकलते हो तो सुनने को आता है कि भाई प्रेस्टाइन क्लासेस के ओर से आप जुड़ जाइए, ये सारी चीजें आपको वहां पे सुनाई दे रहा है, तो ये भी किसका हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन का। लेकिन भाई अगर ना करे भी तो समस्या है, ना भी किया जाए भाई प्रचार, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आईटीपी की क्लासेस वगैरह चलती हैं, तभी तो आप हमसे जुड़ोगे, तभी तो अपने दोस्तों को पढ़ाओगे, ठीक है भैया। तो आप यहाँ पे देखिए पहला है ए का चौथा, ए का चौथा किसमें किसमें है, इसमें आया, बाकी सबने काट दिया, ठीक। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा इसके साथ में। तो बच्चों ये क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी खेलते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक। अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कीजिए ताकि वह भी पढ़े, आप भी पढ़िए, सब पढ़े, सब पढ़े, सब बढ़े।